नमस्कार। यण संधि के आज आखिरी भाग में आप सभी का स्वागत है। हम समय बर्बाद ना करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, यण संधि के हमने दो नियम पढ़े थे। एक तो ई के साथ असमान स्वर और एक उ के साथ असमान स्वर। उ का एक बहुत ही ये जो नियम है, उ या उ प्लस अन्य बराबर व, इसके साथ माफ़ कीजिए, इसका एक बहुत ही फेमस जो उदाहरण था वो हमने छोड़ दिया। जैसे एक शब्द होता है स्वागत, इसे आप खुद ही संधि विच्छेद करें। और इसके अलावा एक और शब्द है जिसकी संधि करनी है, सु प्लस आकार। तो ये आप अपने स्तर पर होमवर्क के तौर पर इसको करें। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने संधि में पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ना शुरू किया था। दीर्घ संधि में पहला नियम था अ आ प्लस अ आ, और उत्तर में भी दीर्घ मात्रा। इसका एक उदाहरण, समान प्लस अंतर, न में अ की मात्रा और बाद में अ मिलाकर हो जाएंगे आ बन जाएंगे, तो समानांतर। इसके बाद का जो नियम था वो देखिए, दीर्घ में ही ई और ई के साथ ई और ई, और वही जो बड़ी मात्रा है वो उत्तर में आएगी। तो इसका एक उदाहरण हुआ गिरी प्लस ईश। र में भी ई की मात्रा है और आगे ई की मात्रा, तो हो गया गिरीश। ठीक है। इसके बाद दीर्घ संधि का अगला उदाहरण था उ और उ या उ प्लस उ या उ, और उत्तर में दीर्घ मात्रा। तो इसका उदाहरण ऐसे मान सकते हैं हम लोग कि गुरु प्लस उपदेश। र में उ की मात्रा और आगे उ है, तो उ और उ मिलकर बड़ा उ, गुरुपदेश। और एक था अंतिम नियम, इसमें था री का, यानी कि री के साथ जब री हो तो दीर्घ री बन जाता है। इसका प्रयोग नहीं होता हिंदी में, लेकिन संधि के नियम में ये आता है। जैसे मातृ प्लस ऋण, तो में री की मात्रा और आगे री है, तो ये री लग जाएगा, दीर्घ री लग जाएगा, ये मातृ ऋण। दीर्घ के बाद हमने पढ़ा था गुण संधि को। गुण संधि में 3 नियम थे। गुण संधि, जिसमें से पहला नियम यह था अ आ प्लस ई। अब यहाँ पर समान स्वर नहीं रहे, अब यहाँ पर असमान स्वर आ गए। ये अ आ है, ये ई है, मिलकर बनता ए। तो ऐसे मान लें कि रमा प्लस ईश, ये म में आ की मात्रा, ये आ, और यहाँ पर ई, तो ये ई मिलकर क्या बना, ए, रमेश। इसके बाद अगला नियम था अ आ के साथ उ और उ, ये उ और उ, और उत्तर में आएगा ओ। इसमें हम उदाहरण लिख सकते हैं, सूर्य प्लस उदय। तो यह में अ की मात्रा है और आगे उ है, यह अ की मात्रा और आगे उ, तो ओ बन जाएगा। तो यह में ओ की मात्रा आ जाएगी, सूर्योदय। ये हो गई इसकी संधि। अब इसके बाद एक और नियम था गुण संधि में, अ या आ प्लस री, तो बनेगा अर। जब भी अर की ध्वनि सुनाई दे किसी भी शब्द में, तो वहाँ पर गुण संधि मान लें। जैसे देव, व में अ की मात्रा, प्लस ऋषि, अ के बाद में री, तो बन जाएगा अर, यानी कि देवर षि।
देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, ये हो गई गुण संधि। और इसके बाद हमने पढ़ा था वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि, वृद्धि में मात्राओं की वृद्धि होती है, वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि में तो बिल्कुल दो ही नियम थे, अ या आ के साथ ए या ए आ जाए तो ए ही आएगा। जैसे लोक प्लस एषणा, क में अ की मात्रा और आगे ए, तो बना लोकेशणा। अब आपको पता है कि ए पर अगर एक मात्रा हो तो वो व्यंजन पर दो मात्रा लगती, यानी कि ये ए इसकी एक मात्रा लगती है व्यंजन पर, और ये ए इसकी दो मात्राएं लगती व्यंजन पर कह रहा हूँ। क ख ग गढ़ से लेकर क्षत्रज्ञ तक उन पर दो मात्राएं लगती है। इसकी एक मात्रा लगती है, इनकी दो मात्राएं लगती है, इसलिए क पर दो मात्राएं लगी। अगला नियम था अ और आ के साथ ओ औ, ओ या ओ, तो बना उत्तर में ओ ही आएगा। उदाहरण है महा प्लस ओजस्वी, ह में आ की मात्रा है और उसके बाद ओ है, तो म हो जस्वी। ठीक है, महोजस्वी पर एक मात्रा नहीं, हमेशा दो मात्रा लगेगी। शब्द शुद्धि का भी ध्यान रखें। ये हो गया वृद्धि संधि का रिवीजन। इसके बाद हमने पढ़ा था यण संधि। यण संधि, यण संधि का पहला नियम था। अब देखिए यण संधि में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पहले हम जहाँ पर अ आ को रख रहे थे वहाँ पर हमें अ आ के अलावा अन्य स्वरों को प्राथमिकता देनी पड़ी। ई और ई के साथ अन्य स्वर, तो ई का बन जाएगा य में लग जाएगी आगे वाले स्वर, इस अन्य स्वर की मात्रा य में लग जाएगी। तो कैसे हुआ, अति प्लस उत्तम, त में ई की मात्रा और आगे उ है तो अत्युत्तम, ये बन गया। इसके बाद हमने पढ़ा था, यहाँ से हटाया था उ और उ के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तब क्या होगा। तो देखिए तब हमने एक उदाहरण पढ़ा था, अनु प्लस इत, न में उ की मात्रा है और आगे अन्य स्वर ई है, यानी उ नहीं है, उ के अलावा कोई भी अन्य स्वर, तो बन गया अन्वित। ठीक है, आज हम यण संधि का अगला नियम पढ़ेंगे। जो कि है री के साथ अन्य स्वर। जब री के साथ अन्य स्वर आएगा तो री र में परिवर्तित हो जाएगा। र के नीचे हलंत है आधा र, और र में मात्रा लगेगी इस अन्य स्वर की। तो इस नियम को हम पढ़ते हैं और यण संधि यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो देखिए एक शब्द है मातृ प्लस उपदेश, तो त में यहाँ पर री की मात्रा है, इस री की मात्रा को हम यहाँ से हटा लेंगे तो त पड़ गया आधा। ये आधा तो हमने लिख दिया, इनको यहाँ से हटा दिया क्योंकि हमने नीचे लिख दिया तो यहाँ से हटा दिया। उसके बाद में है ऊ, ऊ को हमने यहाँ लिख दिया, ऊ को भी यहाँ से हटा दिया क्योंकि हमने नीचे लिख दिया। तो री और ऊ मिलकर क्या बनेंगे, रू बनेंगे। रू ऐसे बनेंगे। और रू से पहले क्या है, आधा त, क्योंकि ये तो संधि में काम आ गए, जैसे युद्ध में काम आते थे वैसे संधि में काम आ गए। बचा गया आधा त और उसके बाद में रू बचा। तो एक नियम है, आप सभी को पता है कि जब र के साथ कोई आधा अक्षर आता है तो र को नीचे लिखा जाता है, कैसे, त्रु, ऐसे। ये त्र से त्रिशूली माने, क्योंकि वो भी त और र से ही बनता है।
तो यहाँ पर हमने त लिख के त के नीचे र कर दिया, र में ऊ की मात्रा लगा दी। तो ये माँ, ये रहा त्रु, ये प, ये दे, ये श। जैसे य और व वाला नियम हमने पढ़ा था वैसे ही इसको पढ़ना है। बस र की जगह री की जगह र कर दो, बस इतना ही है। एक और शब्द है धात्री अंश। त में री की मात्रा, तो त को री की मात्रा से अलग करके लिख दिया। बाद में अ है, री और अ मिलकर बन जाएगा र। वैसे आधा र बनता है, लेकिन अ की मात्रा इसमें लगने पर ये पूरा हो जाएगा। ये पूरा हो गया। अब देखिए क्या बचा, त के बाद बचा है र। त तो आधा हो गया, क्योंकि हमने इसमें से री की मात्रा को हटाकर ये र बना दिया। जब आधे त के बाद र है तो त ऐसे लिखा जाएगा, त्र। सही है ना? या फिर ऐसे लिख दो, त्र से त्रिशूल लिखते हैं ना हम लोग, यस। अब जो बचा उनको यहाँ पर लिख देते हैं, धात्रंश, ऊपर बिंदी। अब यहाँ पर धात्रिंश नहीं आएगा, धात्रंश आएगा, क्योंकि यहाँ पर अ अंश लिखा था, अ की मात्रा र में लगेगी, तो धात्रंश। ठीक है, इसको हम ना अलग अलग करके लिखेंगे अगर, तो ध में आ की मात्रा, त आधा, फिर र में अ की मात्रा आएगी, फिर न आधा, फिर श में अ की मात्रा। न आधा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगी हुई है। अब देखिए एक और शब्द है पितृ उपदेश। पितृ प्लस उपदेश। त में री की मात्रा, आगे ऊ, तो री और ऊ मिलकर बन गए रू। रू से पहले आधा त है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, त्रु। अब देखिए कि जो बचे हैं उनको लिख देते हैं, पितृपदेश। त्रु तो संधि से हुआ उत्पन्न, और ये पी, ये पदेश। ठीक है, आगे का उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर संधि विच्छेद करके देखते हैं। मातृ प्लस आनंद। तो में री की मात्रा, इनको हमने अलग किया, आगे आ, री और आ मिलकर बन गया रा, क्योंकि आगे वाले असमान स्वर की मात्रा र में लग गई। अब आधे त के बाद में रा है, तो इसको आधे त और रा को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, त्रा। त्रा, पहले जो माँ था वो यहाँ पर लिख दिया, फिर बना त्रा, और फिर ये दोनों तो खैर संधि में कट गए, फिर नंद, मात्रानंद। ठीक है, अब हम एक बार संधि विच्छेद करके देख लेते हैं कुछ शब्दों का। जैसे एक शब्द है पित्रोत्सुकता। पित्रोत्सुकता, संधि विच्छेद करने का नियम कि जहाँ पर र से पहले आधा अक्षर आ जाए, जैसे ये त्र शब्द होता है ना, त्र से त्रिशूल, ये भी तो ऐसे ही बनता है, त प्लस र प्लस अ। तो यहाँ मात्रा किस में है, र में। देखिए र के बाद अ है, तो र में मात्रा है, और र से पहले क्या है, आधा त है। तो र से पहले जहाँ पर भी आधा अक्षर आ जाए वहाँ पर यण संधि है। ये यण संधि का नियम क्या है कि य, व और र से पहले आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पर यण संधि। आधा अक्षर कोई भी हो सकता है, ये खुद भी हो सकते हैं, मतलब जैसे य से पहले आधा व भी आ सकता है, व से पहले आधा य भी आ सकता है, र से पहले आधा व भी आ सकता है, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कि य व र में से र है, उससे पहले आधा त है, तो बना त्र, तो हमने यहाँ लिख दिया त्रो। इसी की संधि इसी की होनी है, संधि विच्छेद इसी का होना है। जब ये त्र है तो हम ऐसे मान लें कि त के बाद र, र के बाद ओ की मात्रा। इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए त के बाद में र है, तो इसका संधि विच्छेद करने पर त के बाद में कौन सी मात्रा लगेगी? हमने पहले पढ़ा था कि मान लीजिए त के बाद में अगर य है तो ती कर दें, त के बाद में अगर व है तो त में ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ छोटा ऊ जो भी लगा दें। अब यहाँ पर त के बाद में जो र है तो त में कौन सी मात्रा लगेगी? री की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो इस त्रो को तो हम हटा देते हैं और यहाँ पर इस त्री, ठीक है, ये त्री यहाँ पर हमने लिख दिया, तो त के बाद र था तो त्री बना, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। आगे री में कौन सी मात्रा? औ की मात्रा, तो इस औ को यहाँ पर वापस एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए ये हो गई संधि। अब जो शब्द में बाकी वाले जो अक्षर बचे हुए उनको यहाँ पर लिख देते हैं। ये त्रो के बाद क्या था? औत्सुकता, सॉरी आदत सुकता, और यहाँ पर बचा था पी, पितृ, वापस लिख देता हूँ एक बार। क्या बचा है? पी, ये त्रि हमने संधि विच्छेद द्वारा बनाया है, फिर औ की मात्रा और सुकता, पितृ और सुकता, ये इसका संधि विच्छेद होगा। आगे देखिए, एक शब्द है भ्रातृपकार, भ्रातृपकार। अब देखिए कि र के पहले आधा अक्षर त्र, त और र, त ही होता है, ज़्यादातर में त्र होता है। ठीक है, हर एक में नहीं लेकिन ज़्यादातर में त होता है, और ये त्र से त्रिशूल ये आता है। तो त्र से त्रिशूल मतलब के वहाँ पर यण संधि हो सकती है, होगी जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। ठीक है, तो हम इस त्रु को अलग लिखते हैं। यहाँ पर ये लिखा त्रु, त्रु को अगर हम वर्ण विच्छेदन द्वारा अलग करें तो आधा त प्लस र में ऊ की मात्रा। जब र से पहले त है, त के बाद में र है, तो त में कौन सी मात्रा होगी? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो त में री की मात्रा आ जाएगी। चलिए, त में री की मात्रा, तो इनको काट देते हैं। आगे क्या बचा? ऊ बचा। तो प्लस के बाद क्या लिखेंगे हम? जो मात्रा है, जो री में मात्रा है वही तो लिखेंगे, जो र में मात्रा है। जैसे यहाँ पर भातृ, त के बाद र में ऊ की मात्रा, तो ये ऊ की मात्रा यहाँ पर लिख दी, बाद में प का र, उपकार, और पहले जो भ्रा, बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भ्रा में भी र से पहले आधा अक्षर है, त्रु में भी र से पहले आधा अक्षर है। हमें संधि विच्छेद उसी का करना है जहाँ पर संधि विच्छेद करने के बाद इस तरफ भी और इस तरफ भी सार्थक शब्द बचे, दोनों शब्दों का अर्थ निकले। भ्रातृ का अर्थ भाई होता है, उपकार का अर्थ एहसान होता है। अगर हम इस भ्रा का संधि विच्छेद करते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। अब अगला शब्द देखिए, वैसे सारे शब्द त्र से ही बने हैं तो ठीक है। धात्री प्लस अंश, नहीं ऐसे नहीं, गड़बड़ कर दी, संधि विच्छेद करना है। धात्रंश, यहाँ पर देखिए त्र को अलग लिख देते हैं। क्या बना? त, र और अ। र में जो भी मात्रा हो वो तो प्लस के बाद लिखनी ही लिखनी है। त के बाद अगर र है तो त में री की मात्रा कर दीजिए। ये हमने त में री की मात्रा कर दी, और आगे जो मात्रा थी उसको हमने प्लस करके लिख दिया। अब मात्रा के ऊपर बिंदी, ये श और उससे पहले धा, तो धात्री प्लस अंश हो गया धात्रंश। इसके बाद में स्वस्त्र, नहीं ऐसे नहीं, स्वस्त्र नुमति। यहाँ पर त नहीं है, स है। र से पहले आधा अक्षर कौन सा है? स। देखिए दिखने में स भले ही पूरा हो, लेकिन अगर र नीचे है, र अगर इस प्रकार लिखा जाए तो र पूरा है, ऊपर वाला अक्षर आधा होगा, भले ही कोई भी हो। यहाँ पर र से पहले स है तो श्री को अलग लिखते हैं, ये लिख दिया, सॉरी स्र को अलग लिखते हैं, लिखा।
ये कैसे होगा, आधा स फिर र फिर अ। जब स के बाद में र है तो संधि विच्छेद करने पर स में कौन सी मात्रा मानी जाएगी, री की मात्रा। ये लिखा हमने री की मात्रा। और बाद में जो वर्ण है अ, जो मात्रा र में लगी हुई है वो वापस यहाँ आ जाएगी। अलग अलग करने पर आराम से समझ में आ जाता है। अब बचा क्या है, ये नु म ति और उससे पहले ये स्व, तो स्वश्री प्लस अनुमति बराबर स्वस्त्र अनुमति। एक अंतिम शब्द और देख लेते हैं, वक्तृच्छा। यहाँ पर भी त ही है, खैर क के बाद त है फिर र। कैसे है देखिए, ये लिखा है त्रि, वाक्त्री का जो भी है, इसको मैं अलग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। तो आधा क है, फिर आधा त है, फिर र में ई की मात्रा। तो र से पहले आधा अक्षर तो त है, तो यहाँ पर जो काम है वो त र और ई इसी का है। बाकी को एक बार साइड में रख दें। तो ऐसे है, मान लीजिए ये त्रि है, ये क आधा है पहले है, इसको छोड़िए। त्रि को अलग करते हैं तो त र और आगे ई की मात्रा। अब ये जो ई की मात्रा है ये तो ऐसी की ऐसी यहीं पर रहेगी। जब संधि विच्छेद होगा त के बाद र है तो त में कौन सी मात्रा होगी, री की मात्रा। और आगे ई है, त्रि प्लस इच्छा। और पहले क्या आएगा, पहले था आधा क, तो ये हमने आधा क यहाँ पर लिख दिया। जब ये छोटी ई की मात्रा हुई तब ये क अंदर आ गया था, क्योंकि ये नियम है कि छोटी ई की मात्रा जब भी होती है तो आधा अक्षर उसके अंदर आता है। और उससे पहले था व, वक्त्री प्लस इच्छा। जब संधि विच्छेद हुआ तो ये परिवर्तन हो गया कि यहाँ पर भी व का वाह हो गया। जैसे समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, राम प्लस अयन तो अयन का अयण हो जाता है, रामायण। मतलब कई बार पहले और अंतिम अक्षर में भी परिवर्तन आ जाता है। ये मतलब कुछ अपवाद स्वरूप होता है, हर एक में नहीं होता। तो वक्तृच्छा का हुआ वक्त्री प्लस इच्छा। तो ठीक है, यहाँ पर हम यण संधि को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो से हम अयादि संधि पढ़ना शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करके स्वर संधि को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।